हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 36 पढ़ेंगे। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो इसके अंदर सबसे पहले हम एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपने बॉडी के अंदर कितने टाइप की फैट रहती है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे और सारी क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये एक आर्टियल डिजीज़ है जो अपने बॉडी के अंदर ब्लड वेसल रहती है। मेनली दो टाइप की रहती है, एक होती है वेन, दूसरी होती है आर्टरीज। आर्टरीज क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी जो अपना CVS का लेक्चर था उस सीरीज में बता चुका हूँ। आर्टरीज अपना ऑक्सीजनेट ब्लड हार्ट से अपने बॉडी के ऑर्गन तक लेके जाती है। आर्टरीज थोड़ी थिक रहती है साइज़ में, तो आपको साइज़ भी आर्टरी का पता है। तो आर्टरीज के अंदर क्या होता है कि फैट का डिपोजिशन हो जाता है उसके इनर वॉल पे। तो फैट का जो डिपोजिशन होता है उसी को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये नॉर्मल आर्टरीज है जिसके अंदर ब्लड इजीली फ्लो कर सकता है, और ये है एथेरोस्क्लेरोसिस वाली आर्टरीज। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये डिपोजिशन दिख रहा है ये फैट का डिपोजिशन है। ये धीरे धीरे डिपोजिशन बढ़ता जाता है, फिर इस आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है। अगर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ जाएगा तो आपको पता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर ब्रेन के अंदर आ जाएगा तो स्ट्रोक हो जाएगा। अलग अलग जगह पे ब्लॉकेज आते हैं, अलग अलग टाइप का डिजीज़ या कोई ऑर्गन फेल हो जाता है। तो ये थोड़ी सीवियर डिजीज़ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो किस तरह ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आरबीसी एकदम से डिपॉजिट हो जाएगी और क्लॉटिंग हो जाएगी, पूरी आर्टरी ही ब्लॉक हो जाएगी। मैंने आपको ये CVS में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। आप मेरा CVS का लेक्चर पहले देख सकते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे कितने टाइप की अपने बॉडी के अंदर फैट रहती है। डिफरेंट टाइप की फैट होती है। तो पहली जो फैट है वो है कोलेस्ट्रॉल, जिसका नाम तो आपने सुना होगा। तो कोलेस्ट्रॉल की रेंज क्या रहती है ब्लड के अंदर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो ये 200 mg/dl होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। और ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसकी रेंज TG मतलब ट्राइग्लिसराइड, इसकी जो रेंज है वो 150 mg/dl होनी चाहिए ब्लड के अंदर। ये एक नॉर्मल है, इससे कम होनी चाहिए। जब 150 से ज़्यादा होती है तो मे भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। LDL, ये आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, लो डेंसिटी लिपिड बोलते हैं इसको। ये बैड कोलेस्ट्रॉल भी इसको बोला जाता है। ये 130 से ज़्यादा हुआ तो ये बहुत सीवियर कंडीशन है। 130 से कम होना चाहिए। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो क्या 130 mg/dl। इसी तरह हाई डेंसिटी लिपिड तो HDL बोलते हैं, ये गुड लिपिड बोलते हैं, ये अच्छा रहता है। ये कोई अपने आर्टरीज को ब्लॉकेज नहीं करता है, इसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो इसकी जो रेंज है ये एग्ज़ाम में एक बार पूछी गई थी, वो 40 to 70 के बीच में है mg/dl। तो ये थोड़ी अच्छा लिपिड इसलिए बॉडी के अंदर कम पाया जाता है ब्लड के अंदर। आपको और भी मिलेंगे, VDL मिलेगा, और टाइप के भी लिपिड मिलेंगे, बट उनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 ही बहुत इंपॉर्टेंट, इनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि अपनी बॉडी के अंदर फैट आता कहाँ से है, फिर देखेंगे कैसे डिपोजिशन होता है। तो वो सारा हम इसी एक डायग्राम से समझ लेंगे। तो होता क्या है कि जब हम फैटी डाइट खाते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं या फिर जो लोग घी या ऑयल वगैरह ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, तो जो फैट है ऑयल के अंदर, घी के अंदर या फिर नॉनवेज खाने के अंदर जो फैट आती है वो फैट अपने इंटेस्टाइन में आती है। इंटेस्टाइन में उसको क्या मिलेगा, बाइल एसिड मिलेगा। ये जो खाना वाला फैट है, खाने के अंदर जो फैट है ये वो, और ये क्या है, ये बाइल एसिड जो अपने इंटेस्टाइन से रिलीज़ होता है, लीवर से। ये जो बाइल एसिड है, ये बाइल एसिड किससे बनता है ये पहले क्वेश्चन आता है। तो बाइल एसिड किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। जब कोलेस्ट्रॉल लीवर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाइल एसिड के अंदर। तो बाइल एसिड क्या खुद ही एक फैट है। तो बाइल एसिड जो अपने खाने में हमने जो फैट खाई उसके साथ मिलके इमल्सिफिकेशन करेगा और फाइनली ये क्या बनाएंगे, लीवर के अंदर आके काइलोमाइक्रोन बनाएंगे। ये जो काइलोमाइक्रोन है ये फैट का सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, लार्जेस्ट मॉलिक्यूल। इस टाइप का काइलोमाइक्रोन बनेगा। फिर ये जो काइलोमाइक्रोन है ये किसके अंदर आ जाएगा, तो ये बाद में ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगा, लीवर से ब्लड वेसल के अंदर। तो ये सपोज करो ये काइलोमाइक्रोन ब्लड वेसल के अंदर आ गया। जैसे ही ये ब्लड वेसल के अंदर आएगा तो इसको एक एंजाइम मिलेगा,
उस एंजाइम का नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। नाम से पता चला है कि ये जो लिपिड है, जो फैट मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक डाउन करेगा उसका। तो इस काइलोमाइक्रोन को एक एंजाइम मिलेगा जिसका नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज ब्लड के अंदर। तो वो क्या करेगा, इस काइलोमाइक्रोन को दो पार्ट में तोड़ेगा। एक तोड़ेगा फ्री फैटी एसिड में, दूसरा तोड़ेगा ये VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपिड, और ये क्या है, फ्री फैटी एसिड। अब देखो दो चीज़ों में ये काइलोमाइक्रोन टूटा। अभी जो फ्री फैटी एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड के अंदर। फिर ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये किस में डिपॉजिट हो जाता है, ये एडिपोज टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे इंसान फैटी लगता है। तो एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या, फैट डिपॉजिट होता है, ये स्टोरेज एनर्जी अपनी। इसके बाद ये जो VDL है, VLDL, ये ब्लड के अंदर पड़ा रहता है। फिर ये VLDL को फिर से एक एंजाइम मिलेगा, वही लाइपोप्रोटीन लाइपेज, वो इसको कन्वर्ट करेगा IDL और फ्री फैटी एसिड में। यहाँ पे भी फ्री फैटी एसिड बनता है। तो ये IDL क्या है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड भी बोलते हैं, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो यहाँ पे जो फ्री फैटी एसिड बना है ये वापस जाके एडिपोज टिश्यू के अंदर ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा पहले, फिर ये एडिपोज टिश्यू के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। फिर आगे क्या, फिर से इसको यही एंजाइम मिलेगा ब्लड के अंदर, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये IDL है, ये IDL किस में कन्वर्ट हो जाएगा, LDL में। तो ये जो लो डेंसिटी लिपिड बोलते हैं इसको, LDL, ये जो LDL है, जैसे IDL से LDL बना तो यहाँ से फिर से फ्री फैटी एसिड रिलीज होगा। ये फ्री फैटी एसिड वापस जाकर कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, अपना एडिपोज टिश्यू के अंदर TG के फॉर्म में। फिर ये जो LDL है, ये LDL बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। फिर ये जो LDL है इसका लेवल अगर बढ़ जाता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। यही LDL क्या है, ज़्यादातर अपने ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है। फिर होगा क्या, फिर से इसको वही लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम मिलेगा, वो इसको फाइनली फिर से तोड़ेगा फ्री फैटी एसिड और HDL में, हाई डेंसिटी लिपिड। ये हाई डेंसिटी लिपिड है, ये ब्लड वेसल पे डिपॉजिट नहीं होता, इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और ये जो LDL है ये जब ये ब्रेक डाउन होगा HDL में, तब फिर से यहाँ फ्री फैटी एसिड रिलीज होंगे, वो सारे वापस जाके कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, एडिपोज टिश्यू में। मतलब हर स्टेज में फ्री फैटी एसिड बन रहे हैं और वो एडिपोज टिश्यू के अंदर जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। और हर स्टेप के बाद एक नया जो फैट है, जैसे IDL है, VLDL है, LDL है, HDL, ये सब बनते रहते हैं। तो ये आपको पता चल गया। अब होता क्या है, आपको पता है कि एडिपोज टिश्यू के अंदर काफ़ी सारा फैट डिपॉजिट हो गया। अब कोई इंसान है जो फास्टिंग में बैठ गया काफ़ी दिन के लिए, खाना खा नहीं रहा काफ़ी टाइम के लिए, तो एडिपोज टिश्यू के अंदर भी लाइपोप्रोटीन लाइपेज रहता है। वो क्या करता है, इस TG को बाहर तोड़ देता है फिर से, और TG को जैसे तोड़ेगा तो वापस फ्री फैटी एसिड बढ़ेंगे, और फिर क्या होगा, वहाँ से बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू अपने को एनर्जी मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस है, जब हम फास्टिंग में रहते हैं तब अपने को एनर्जी, ये जो अपना स्टोरेज वाला जो फैट है, इससे मिलती है। तो इतना सब हम नहीं जानेंगे, हमें बस बेसिक आइडिया होना चाहिए फैट का डिपोजिशन कैसे होता है। तो आपको पता चले ये सारी स्टेज ब्लड के अंदर चल रही है और यही अपने ब्लड के अंदर डिपॉजिट होता है, एक्सेप्ट HDL। तो LDL बहुत ज़्यादा ख़राब या बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपको बेसिक पता चल गया फैट के टाइप के बारे में और किस तरह से उनका एब्जॉर्प्शन होता है बाइल साल्ट के साथ मिलके। अब हम पढ़ेंगे ड्रग का क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर 5 ड्रग की क्लास है। पाँचों में स्टार्टिंग की जो 3 क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो पहली जो क्लास है वो HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर। तो H मतलब हाइड्रोक्सी, M मतलब मिथाइल है, और G का मतलब है गुल्ट्राइल। तो कई बार क्वेश्चन में एग्ज़ाम में HMG की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग, तो इसके अंदर ड्रग आती है लोवास्टेटिन, परवास्टेटिन, पिटवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन और एट्रोवास्टेटिन। ये जितनी भी स्टेटिन है वो सारी ड्रग है HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर। अब इस HMG को रिडक्टेज का क्या रोल रहता है वो सब भी हम आगे देखेंगे। कहीं ना कहीं इसका फैट के सिंथेसिस में रोल रहेगा, तभी तो हम इस ड्रग का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको स्टेटिन वर्ड कभी भी आ जाए किसी ड्रग के पीछे तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक क्लास की ड्रग है, वो भी HMG को रिडक्टेज क्लास की। सेकंड जो क्लास है वो है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। इसको रेजिन भी बोलते हैं, रेजिन नेचर की रहती है।
तो इसके अंदर 2 ड्रग आती है, एक आती है कोलेस्ट्रामाइन, दूसरी आती है कोलेस्टिपोल। दोनों ड्रग इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। इसका क्या रोल लेता है वो भी अभी हम देखेंगे। तीसरी जो क्लास है वो है लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर। तो आपको पता है अभी ब्लड के अंदर हमने देखा था किस तरह से लाइपोप्रोटीन लाइपेज मिल जाता है एंजाइम काइलोमाइक्रोन को, फिर उसको फ्री फैटी एसिड के अंदर, फिर VLDL के अंदर, फिर LDL के अंदर, ये इस तरह से ब्रेक डाउन करता है ये एंजाइम। तो इसका क्या रोल लेता है, उसको एक्टिवेट क्यों करते हैं वो भी हम देखेंगे अभी। तो इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है क्लोफिब्रेट, जेमीफिब्रेट, बेंजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट। सारी फिब्रेट ड्रग इसी के अंदर आती है और एग्जाम में इनके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी ड्रग इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो चौथी क्लास है उसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज इनहिबिटर। ऊपर वाली थी वो थी एक्टिवेटर, यहाँ पे है इनहिबिटर। अब इसको हम इनहिबिट क्यों करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर निकोटिनिक एसिड आता है। निकोटिनिक एसिड कौन सा विटामिन है, B3 है, B4 है, B5 है, B6 है, कौन सा है जो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये विटामिन है, B कॉम्प्लेक्स है, कौन सा है वो आप कमेंट करके बताना। एक और क्लास है जो भी दिख नहीं रही थी, वो ये है 5वीं क्लास, स्टीरॉयड एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। तो इसके अंदर ड्रग आती है एजिटिमाइब। ये एग्ज़ाम जीपेट में क्वेश्चन आया है, कौन सी ड्रग है जो स्टीरॉयड के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है, वो एजिटिमाइब। इस ड्रग के बारे में भी अभी देखेंगे। तो ये सारा क्लासिफिकेशन है, सारी ड्रग इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया इनके ऊपर क्वेश्चंस। अब हम अपनी जो पहली क्लास है जिसका नाम है HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो HMG को रिडक्टेज है, तो H मतलब हाइड्रोक्सी, M मतलब मिथाइल, C मतलब गुल्ट्राइल। तो ये जो हाइड्रोक्सी कौन से पोजीशन पे होता है, 3 पोजीशन पे, 3OH बोलते हैं इसको। इसी तरह पूछते हैं कि मिथाइल कौन सी पोजीशन पे, तो वो भी 3 की पोजीशन पे, तो 3 मिथाइल। एक बार क्या है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आया था कि ये जो OH है इसकी जगह लगा 5 हाइड्रोक्सी, इस तरह 5 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, फिर आया था 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल, फिर आया था 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, इस तरह से था। इसका पूरा नाम पूछा था। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्सी और मिथाइल दोनों तीसरी पोजीशन पे ही जुड़े रहते हैं। इसका फुल फॉर्म पता चल गया इस एंजाइम का। अब इस एंजाइम का रोल क्या रहता है वो हम देखेंगे। तो देखो अपने बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल बनता है लीवर के अंदर। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है, खुद एक फैट है। कोलेस्ट्रॉल से ही LDL वगैरह सब बनते हैं और कोलेस्ट्रॉल से ही क्या बनता है, बाइल एसिड बनता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल एसिड बनता है और बाइल एसिड ही अपने जो हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जो फैट रहता है वो इस बाइल एसिड की वजह से ही एब्जॉर्ब होता है अपनी बॉडी में। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रोक देंगे तो अपने ब्लड के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और उसके बाद बाइल एसिड भी नहीं बनेगा, क्योंकि बाइल एसिड खुद कोलेस्ट्रॉल से बनता है। जब बाइल एसिड नहीं बनेगा तो अपने जो फूड के अंदर हम जो फैट खाते हैं उसका भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो देखो ये कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है, तो सबसे पहले एसिटाइल को होता है, ये एसिटाइल को कन्वर्ट होता है HMG को में। इसके बीच में क्या एंजाइम रहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो HMG को है ये बनता है मेवालोनेट में। ये जो मेवालोनेट है ये आगे जाके बहुत सारे स्टेप के बाद कोलेस्ट्रॉल बनाता है। पर ये जो HMG को है ये HMG को से मेवालोनेट बनता है। इसके बीच में जो एंजाइम रहता है उसका नाम है HMG को रिडक्टेज एंजाइम। तो इस एंजाइम को हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर लेंगे ये ड्रग देके, लोवास्टेटिन, परवास्टेटिन, पिटवास्टेटिन, एट्रोस्टेटिन। ये जब ड्रग देंगे तो ये एंजाइम हो जाएगा ब्लॉक। जैसे ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो HMG को से मेवालोनेट नहीं बनेगा। अब मेवालोनेट से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, फिर कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो बाइल एसिड नहीं बनेगा। बाइल एसिड नहीं बनेगा तो अपने बॉडी में जो हम खाने में जो फूड खाते हैं उसके अंदर जो फैट होता है वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे HMG को ही रिडक्टेज को इनहिबिट क्यों कर रहे हैं, और भी तो बीच में एंजाइम होंगे। तो ये जो HMG को रिडक्टेज एंजाइम है ये क्या रेट लिमिटिंग स्टेप वाला एंजाइम है। रेट लिमिटिंग स्टेप किसको बोलते हैं, तो ये भी मैं आपको ANS में बता चुका हूँ। ये जो रेट लिमिटिंग एंजाइम्स रहते हैं ये जो कोलेस्ट्रॉल बनने की जो पूरी प्रोसेस है ना उसकी जो स्पीड कि कितना फास्ट कोलेस्ट्रॉल बन रहा है वो डिपेंड करता है इस एंजाइम पे। अगर ये एंजाइम जल्दी मिल जाता है, ये स्टेप HMG को से मेवालोनेट जल्दी बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल की स्पीड भी बढ़ने की फास्ट हो जाएगी। अगर ये स्टेप स्लो हो गई तो पूरा जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगा। इसीलिए हम क्या टारगेट इसी एंजाइम को कर रहे हैं।
तो इतना सब आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट HMG को रिडक्टेज को ही हम क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। कौन सी ड्रग देखें, लोवास्टेटिन, परवास्टेटिन, ये सब ड्रग देखें। वो फाइनली कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो बाइल एसिड नहीं बनेगा, और कोलेस्ट्रॉल खुद भी क्या एक फैट है। अब ये जो ड्रग है लोवास्टेटिन, पिट्रोवास्टेटिन, ये सारी ड्रग अपने को फंगस से मिलती है। तो फंगस बहुत सारी है, आपको सुना होगा पेनिसिलिन स्पीसीज़ की जो फंगस रहती है, या फिर एस्ट्रागिलस नाम की फंगस रहती है, उन सब से मिलता है। पहले जीपेट में ऐसे क्वेश्चंस आते थे, आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, तो नहीं देखना अपने को, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सारी ड्रग फंगस से मिलती है अपने को। अब ये जो ड्रग है ये बाइंड होती है HMG को पे। तो HMG को तो बड़ा एंजाइम है, उसके किस पार्ट पे बाइंड होती है, तो ये ड्रग बाइंड होती है लाइसिन। ये जो एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं। तो जो लाइसिन अमीनो एसिड है इस प्रोटीन में, HMG को में, कौन सा नंबर वाला, 235 वाला, 735 वाला जो HMG को का लाइसिन पार्ट है, वहाँ पे ये बाइंड होता है, फिर ये एंजाइम को पूरा रोक देता है। तो ये कम्पिटेटिवली ब्लॉक करता है एंजाइम को। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सी साइड होती है ये भी आपको पता चल गया। इसके बाद अगर आप इस ड्रग के स्ट्रक्चर देखोगे लोवास्टेटिन, सिमोस्टेटिन का, तो इनके अंदर रिंग के अंदर 2 मोइटी रहती है। एक रहती है आपको हेक्सा हाइड्रोनेप्थासिन, तो इस तरह से नेप्थासिन रिंग रहेगी पूरी। ये सब अपने को नहीं देखना है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसके बाद 6 मेंबर की लैक्टोन रिंग भी रहती है। तो ये जो 6 मेंबर की लैक्टोन रिंग है, लैक्टोन रिंग किसको बोलते हैं, तो आपको पता है ये ऑक्सीजन है, ये इस तरह से, और पूरी ये 6 मेंबर की रिंग बन जाती है, इसको बोलते हैं लैक्टोन रिंग। तो इसके अंदर एक तो नेप्थासिन रहती है, हेक्सा हाइड्रोनेप्थासिन, दूसरी है 6 मेंबर की लैक्टोन रिंग। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं वो अभी मैं बता रहा हूँ। होता क्या, ये प्रो ड्रग होती है नेचर में। जब ये अपने बॉडी के अंदर जाएगी तो ये लीवर के अंदर ये इस रिंग का मेटाबॉलिज्म होगा, और रिंग वो यहाँ से टूट जाएगी। जैसे यहाँ से टूटेगी तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये ऑक्सीजन, फिर ये पूरी रिंग इस तरह से टूट जाएगी। तो ये फाइनली बन क्या रहा है, ये हेक्सानोइक एसिड बन रहा है, 3,5-डाई पेंटोनोइक एसिड बन रहा है। हेक्सानोइक नहीं, पेंटोनोइक एसिड बन रहा है ये पूरा टूटने के बाद। ये जो पेंटोनोइक एसिड रहता है यही जाके क्या करता है, HMG को रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। तो भाई कई बार क्वेश्चन आता है कि ये प्रो ड्रग है, तो इसका आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो एक्टिव पार्ट बनता है, वो एक्टिव मोइटी क्या रहती है इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो 3,5-हाइड्रोपेंटोनोइक एसिड। तो इतना ही आपको याद रखना है। अब इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो ये स्लीप डिस्टर्बेंस करती है, मायोपैथी करती है। इसके बाद सीरम अमीनो ट्रांसफरेज लेवल को भी इंक्रीज़ करती है। इस एंजाइम के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये एंजाइम का लेवल जब बढ़ जाता है तो अपने बॉडी के अंदर हार्ट डिजीज़ वगैरह ये इंडिकेशन देता है, तो इस लेवल को भी ये इंक्रीज़ करती है। जो जितनी भी HMG को रिडक्टेड ड्रग है इसको नाइट में ली जाती है, सोते टाइम, होरा सोमनिरा बोलते हैं, HS, या फिर और भी आपने पोस्टोलॉजी में इसके वर्ड के बारे में सुना होगा। तो नाइट के टाइम इसको ली जाती है। क्यों ली जाती है, क्योंकि ये जो HMG को रिडक्टेड एंजाइम है ये सबसे ज़्यादा रिलीज रात को ही होता है, तो इसलिए इसको नाइट में ली जाती है इस ड्रग को, और ये स्लीप डिस्टर्बेंस भी करती है। अपनी जो सेकंड क्लास है उस क्लास का नाम है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट एजेंट। तो ये क्या है, रेजिन नेचर के रहते हैं। रेजिन भी हम फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ेंगे, रेजिन, टैनिन, इनके बारे में। तो ये जो रेजिन है इसके अंदर ये 2 टाइप की ड्रग है, एक है कोलिस्ट्रामाइन, दूसरा है कोलिस्टिपोल। ये दोनों ड्रग का नेचर क्या है, रेजिन नेचर के होते हैं। अब ये करते क्या है, तो ये जो बेसिक नेचर के रहते हैं, ये बेसिक आयंस रहते हैं। तो जो बेसिक नेचर के रहते हैं तो ये अपने इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे और अपना ये जो बाइल एसिड जो एसिड नेचर का है उसके साथ ही मिल जाएंगे और साल्ट बनाएंगे। तो देखो ये बेसिक नेचर के रहते हैं, ये क्लोराइड आयन का डोनेट करेंगे और फाइनली बाइल एसिड के साथ साल्ट बनाएंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स बना देंगे। जैसे ही बाइल के साथ साल्ट बनाएंगे तो बाइल क्या इनइफेक्टिव हो जाएगा। बाइल का काम क्या है, ये फैट के साथ मिलके फैट का एब्जॉर्प्शन में इसका रोल रहता है। बट बाइल के साथ ऑलरेडी इस ड्रग ने साल्ट बना डाला, ये बेस जुड़ गया एसिड के साथ तो साल्ट बन गया, तो ये इनइफेक्टिव हो गया। अब फाइनली हो क्या रहा है कि बाइल एसिड को फैट को एब्जॉर्ब नहीं करा पाएगा क्योंकि इस रेजिन ने पूरा काम बिगाड़ दिया। तो कुल मिला के ये फैट के एब्जॉर्प्शन को ही रोकता है। अब हम जो कोलिस्ट्रामाइन और कोलिस्टिपोल है इनके साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे। तो ये क्या करता है कि ये सबसे पहले ये रेजिन नेचर के रहते हैं, तो इनका जो टेस्ट होता है वो क्या रहता है, अनपेलाटेबल टेस्ट रहता है,
टेस्ट में अच्छे नहीं रहते हैं। इसके बाद ये स्टीएट्रोहिया। अब ये स्टीएट्रोहिया क्या है, तो होता क्या, अपना जो फीकल मटेरियल है उसके साथ फैट आना चालू हो जाता है, क्योंकि ये फैट के एब्जॉर्प्शन को रोक रहा है। तो फैट जब एब्जॉर्ब अपने बॉडी के अंदर होगा नहीं तो आएगा कहाँ, अपने फीकल मटेरियल के साथ। जब फैट फीकल मटेरियल के साथ आएगा तो फैट अपना क्या रहेगा, स्टिकी, थोड़ा फैटी नेचर का रहेगा। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इसका, ये विटामिन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन रहते हैं उनकी ये डेफिशिएंसी करता है। तो मैंने आपको बताया था कि बाइल एसिड का क्या काम रहता है, फैट के साथ बाइल एसिड जुड़ता है और इमल्सिफिकेशन करता है, फिर फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो विटामिन जो होते हैं ए, डी, के, ई, ये सारे क्या फैट सोल्यूबल तो विटामिन है, तो इनका भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि इनको भी तो बाइल एसिड नहीं मिलेगा। जब इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो विटामिन ए, डी, के, ई की डेफिशिएंसी से होने वाली जो सारी डिजीज़ है, जो आप बोल सकते हैं उनकी डेफिशिएंसी से जो सिम्टम्स आते हैं वो सारे सीन होंगे इन ड्रग की वजह से। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से ड्रग की वजह से विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो अपनी तीसरी क्लास है उसका नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर। इसी क्लास को हम बोलते हैं फिब्रेट, और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो ड्रग है उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहली जो ड्रग है वो है क्लोफिब्रेट, दूसरी है जेमीफिब्रेट, तीसरी है बेंजफिब्रेट और फिनोफिब्रेट। पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो चारों ड्रग हैं फिब्रेट, ये अपने को मिलती कहाँ से है। तो ये जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे फंगस, मोल्ड बोलते हैं फंगस, ये ड्रग अपने को फंगस से मिलती है। आपने एस्परजिलस फंगस सुना होगा, आपने पेनिसिलिनम फंगस सुना होगा, उन सब से ये मिलती है। कौन सी ड्रग किस फंगस से मिलती है इतना क्वेश्चन आजकल नहीं आता जीपेट में, पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो हम ये सब देखेंगे नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये फंगस से अपने को ये ड्रग मिलती है। इसके बाद ये ड्रग करती क्या है, तो ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगी, उस एंजाइम का नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब फैट अपने बॉडी में एब्जॉर्ब होकर आती है बाइल एसिड के साथ, तो सबसे पहले जो फैट का बड़ा मॉलिक्यूल रहता है, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन को एक एंजाइम मिलता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये एंजाइम क्या करता है, इसको फ्री फैटी एसिड, और आपको मैंने बताया था वेरी लो डेंसिटी लिपिड, इसमें तोड़ेगा VLDL में, फिर VLDL आगे जाके LDL फाइनली HDL बनाएगा, फाइनल HDL बनता है। इस तरह से इनको हर स्टेप में ये एंजाइम मिलता रहता है। तो कई बार बॉडी में ये एंजाइम इतना इफेक्टिव रहता नहीं है, इस वजह से क्या होता है, LDL बना रहता है काफ़ी अमाउंट में, VLDL बना रहता है काफ़ी अमाउंट में, काइलोमाइक्रोन भी रहता है। तो हमने बाहर से ऐसी ड्रग दे दी, उसने इस एंजाइम को एक्टिवेट ज़्यादा कर लिया, तो जल्दी जल्दी ये फिर टूटेगा फ्री फैटी एसिड में, ये डिपॉजिट हो जाएगा एडिपो टिश्यू में, VLDL फिर से टूटेगा LDL में, LDL फाइनली फिर से टूटेगा HDL में। HDL लास्ट स्टेज है। ये क्या है, फैट, स्टेबल फैट है, अच्छा फैट है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो हम बोलेंगे कि जितनी भी क्लोफिब्रेट, जेमीफिब्रेट ये ड्रग है, ये HDL के लेवल को बढ़ाएगी, जो गुड कोलेस्ट्रॉल उसके लेवल को तो बढ़ा रही है, पर ये LDL के लेवल को क्या करेगी, कम कर रही है। कैसे कम करेगी, तो ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर रही है। तो ये प्रोसेस मैं आगे ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ये जितनी भी ड्रग है, इन ड्रग को हम बोलते हैं आइसोब्यूटारिक एसिड डेरिवेटिव। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन ड्रग के सभी स्ट्रक्चर के अंदर ये आइसोब्यूटारिक चेन रहती है। अभी आइसोब्यूटारिक क्या रहती है, तो देखो ये कार्बन है, यहाँ पे अगर मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूँ और यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूँ और यहाँ पे मैं एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा देता हूँ, तो ये जो है ये आइसोब्यूटारिक एसिड। अब ये आइसोब्यूटारिक एसिड सभी ड्रग के अंदर कॉमन रहता है। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ क्लोफिब्रेट का, तो क्लोफिब्रेट में क्या रहती है, यहाँ पे फिनाइल रिंग रहेगी, उस फिनाइल की 4 पोजीशन क्लोरीन ग्रुप रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इथाइल लगाता हूँ C2H5, तो ये बन गया क्लोफिब्रेट। इस क्लोफिब्रेट में ये कॉमन है, यही कॉमन आपको जेमीफिब्रेट में मिलेगा, यही आपको बेंजोफिब्रेट में कॉमन मिलेगा, यही आपको फिनोफिब्रेट में मिलेगा। तो ये क्या आइसोब्यूटारिक एसिड डेरिवेटिव है। तो कई बार मेडिसिनल केमिस्ट्री के पर्पज़ में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ड्रग प्राइमरी तो एक्टिवेट करती है लाइपोप्रोटीन लाइपेज को, कहाँ, ब्लड वेसल के अंदर, ओनली ब्लड वेसल के अंदर ही ये एक्टिवेट करती है। वहीं पे तो काइलोमाइक्रोन है, वहीं पे तो अपने को LDL का लेवल कम करना है। इसके बाद इस ड्रग का एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो क्या है, ये PPAR अल्फा को एक्टिवेट करती है। अभी जो PPAR अल्फा क्या है, तो ये प्रोक्सिमल प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटर रिसेप्टर बोलते हैं। ये PPAR अल्फा, कल मैंने आपको PPAR गामा बताया था, डायबिटीज़ में कौन सी ड्रग है PPAR गामा को एक्टिवेट करती है, तो वो ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पायाग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन।
तो वो ड्रग भी इसको एक्टिवेट करती थी, गामा को, ये करती अल्फ़ा को। मैंने कल वहाँ पे भी इसके बारे में बताया था। तो ये जो PPAR अल्फ़ा का क्या रोल लेता है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने सुना होगा बीटा ऑक्सीडेशन। जब कोई इंसान फास्टिंग में बैठता है, खाना नहीं खाता है, तो ये जो उसके अंदर फैट डिपॉजिट रहती है एडिपोज टिश्यू के अंदर, तो वो क्या टूटने लगती है और वहाँ से क्या बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू ATP मिलती है। क्योंकि खाना खाता नहीं तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ATP, तो वो क्या करेगी, इस फैट को तोड़ेगी और बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या होगा, ATP बनेगी। अभी जो बीटा ऑक्सीडेशन का एक लंबा प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। अब ये एंजाइम्स बनते कहाँ से, तो वो एंजाइम तब बनेंगे जब ये PPAR अल्फ़ा एक्टिवेट होगा। ये PPAR अल्फ़ा क्या है, न्यूक्लियर रिसेप्टर है। ये एक्टिवेट होगा तो बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह बनना चालू होते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन जो बनने की प्रोसेस वो फास्ट हो जाती है। तो ये PPAR अल्फ़ा को एक्टिवेट करेगा तो बीटा ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, तो एनर्जी ज़्यादा बनेगी, फैट का डिपोजिशन कम हो जाएगा, फैट का लेवल भी कम हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। अब इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट तो कोई है नहीं इतना, मायोपैथी ही साइड इफ़ेक्ट इसका, पर इसका ये मेजर रिड्यूस किसको करती है, तो ये VLDL HDL लिखा नहीं मैंने, HDL के लेवल को तो इंक्रीज करके, जो अभी मैंने आपको बताया था, पर ये LDL के लेवल को क्या करती है, कम करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सी ड्रग है जो HDL के लेवल को तो बढ़ा देगी, LDL के लेवल को कम करेगी। इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट क्लास है उसका नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज इनहिबिटर। अभी तो हमने एक्टिवेटर देखी, अब हम इनहिबिटर क्यों दे रहे हैं तो वो हम थोड़ा जानते हैं। तो आपको पता है, मैंने बताया था फैट डिपॉजिट होती है एडिपोज टिश्यू के अंदर। जब इंसान खाना नहीं खाता है तो ये जो TG फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में फैट डिपॉजिट है, ये होता क्या है कि फैट टूटेगी फ्री फैटी एसिड में, ये यहाँ से बाहर आएगी ब्लड वेसल के अंदर, फिर यहाँ से मतलब इस फैट फ्री फैटी एसिड से एनर्जी मिलेगी, क्योंकि फैट डिपॉजिट है ऑलरेडी, तो ये काम की तो अभी कुछ है नहीं। पर जब इंसान फास्टिंग में बैठेगा तो ये फैट भी तो रिलीज़ होगी यहाँ से, उससे एनर्जी अपनी बॉडी को मिलेगी। तो हमें पता है ये पेशेंट को ऑलरेडी एथेरोस्क्लेरोसिस है, फैट ऑलरेडी काफ़ी सारी डिपॉजिट है ब्लड वेसल के अंदर, तो हम चाहते ही नहीं कि एडिपोज टिश्यू वाली जो एक्स्ट्रा फैट है वो तो कभी ब्लड वेसल के अंदर आए। तो यहाँ एडिपोज टिश्यू के अंदर भी एंजाइम रहता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। अगर ये एंजाइम यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो ये फैट को तोड़ के बाहर फेंकेगा यहाँ से। तो हम चाहते हैं कि जो एडिपोज टिश्यू वाली जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है उसको हम इनहिबिट करें। ब्लड वेसल वाले को तो हम एक्टिवेट करना चाहते हैं, बट एडिपोज टिश्यू वाला जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है उसको हम इनहिबिट करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो ड्रग है उसका नाम है निकोटिनिक एसिड। अभी जो निकोटिनिक एसिड है ये विटामिन B3 नियासिन को बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा विटामिन है जो ब्लड के अपने एडिपोज टिश्यू में जो फैट है उसको, मतलब ब्लड के अंदर फैट को लोवरिंग करता है, ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको पता होना चाहिए निकोटिनिक एसिड, विटामिन B3, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये आपको पता चल गया इसका मैकेनिज्म एक्शन। साइड इफेक्ट क्या है, डिस्पेप्सिया बोलते हैं जब अपने को अनकंफर्टेबल महसूस होता है अपने स्टोमक के अंदर, हार्ट बर्निंग हो रही है और स्टोमक में कुछ अजीब सा लग रहा है तो उसको डिस्पेप्सिया बोलते हैं। ड्राइनेस एंड हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ये भी इसका साइड इफेक्ट है, नियासिन का भी साइड इफेक्ट है। क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन, हाइपर यूरिसीमिया, तो ये हाइपर यूरिसीमिया करेगी तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये गाउट भी कर सकती है। हाइपरग्लाइसीमिया करेगी तो ये समझो कि ये डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए ड्रग क्या है, कंट्राइंडिकेट है। ये होगी चौथी क्लास। अब हम पढ़ेंगे पांचवी क्लास, वो है स्टीरॉयड एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। इसके अंदर एक ड्रग आती है एजिटिमाइब। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कौन सी ड्रग है जो स्टीरॉयड के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगी, रोकेगी, इंटरफेयर करेगी, तो वो है एजिटिमाइब। अब इस ड्रग का नाम ही इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद करना है। अब ये कैसे इनहिबिट करेगी स्टीरॉयड के एब्जॉर्प्शन को, स्टीरॉयड का अच्छा एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कोलेस्ट्रॉल जैसा ही मिलता जुलता है। तो अपना जो इंटेस्टाइन के अंदर बाइल एसिड वगैरह कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनको लगेगा कि ये जो एजिटिमाइब है यही कोलेस्ट्रॉल है, तो वो इसको एब्जॉर्प्शन करा देंगे, इसका नहीं कराएंगे, मतलब इनडायरेक्टली एब्जॉर्प्शन रोक रही है कोलेस्ट्रॉल का, इतना ही आपको याद रखना है। तो अपना ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग अच्छे से कंप्लीट हो गया है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। आप इसके नोट्स बनाओ और पढ़ो अच्छे से, सारे क्वेश्चंस MCQ निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।